नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं आज आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरू करने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने साइकोलॉजी के बारे में बताया कि किस तरह से साइकोलॉजी की ओरिजिन फिलॉसफी से हुआ है। इसके बारे में हम आपको बता रहे थे और अलग अलग कंसेप्ट के बारे में हमने बताया और शुरू में साइकोलॉजी को क्या कहा गया, बाद में क्या कहा गया और अंत में क्या कहा गया। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि शुरू में अरिस्टोटल और प्लूटो ने कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी जो है वह आत्मा का विज्ञान है, वह स्टडी ऑफ सोल। फिर बाद में हुआ कि नहीं, किसी और विद्वान ने, हुक ने कहा, लॉक ने कहा, 3-4 विद्वानों ने जो फिलॉसफी के जानकार थे, फिलोसफर ने कहा कि नहीं, ये मन का विज्ञान है, स्टडी ऑफ माइंड है। फिर किसी ने कहा ये कॉन्शस का, चेतना का विज्ञान है। फिर बाद में जे.बी. वाटसन ने कहा नहीं, ये व्यवहार का विज्ञान है और वर्तमान समय में यही चल रहा है और इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली। इसके बाद अलग अलग हमने ये भी बताया था कि एक वुंट थे, विल्हम वुंट ने एक लिपजिंग यूनिवर्सिटी में पहला लाइब्रेरी ये प्रयोगशाला बनाया था एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्टडी के लिए। उन्होंने कहा कि चूँकि मन का विज्ञान नहीं हो सकता है, आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो है अवचेतन है, यानी इसको हम आप एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम अमूर्त रूप है, इसको देख नहीं सकते हैं। तो आज मैं शुरू करता हूं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक में जाइए और उसको देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। तो आज शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक शिक्षा है, दूसरा मनोविज्ञान है। शिक्षा का मतलब आप जान रहे हैं और आगे भी आप जानेंगे कि टू चेंज द बिहेवियर, यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, यानी जिस मनोविज्ञान में शिक्षा की प्रमुखता होती है, यानी शिक्षा के बारे में विशेष चर्चा होती है, उसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार के परिमार्जन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन से है। अगर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे देखिए कुछ व्यवहार जन्मजात होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत चीज़ें वह स्वयं करना शुरू कर देता है, तो वह जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वह जन्मजात होता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करता है, इसका मतलब है कि वह शिक्षा ग्रहण किया है। तो शिक्षा के द्वारा जो है मानव के व्यवहार के परिमार्जन को, शिक्षा का संबंध मानव के व्यवहार के परिमार्जन से है, मॉडिफिकेशन से है। और मनोविज्ञान का संबंध जो है मानव व्यवहार से है, जिसको जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद के सिद्धांत में कहा और वही आज मान्य है। तो एजुकेशन का मतलब होता है व्यवहार का परिमार्जन, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, और साइकोलॉजी का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और दोनों मिल करके हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर टू मॉडिफाई इट, यानी व्यवहार में का अध्ययन हम करते हैं और उसके अध्ययन से अगर हमारे में व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तब वही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टडी ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और बी.एफ. स्किनर के बारे में पिछले भी हमने चर्चा किया था। आपको इन्होंने जो रचनात्मक सिद्धांत था उसके इन्होंने समर्थन, ये व्यवहारवाद के सिद्धांत का भी इन्होंने सपोर्ट किया था। और इनका कहना था कि बी.एफ. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से माना। अरस्तु बहुत बड़े फिलोसफर थे, प्लूटो भी फिलोसफर थे, और ये दोनों गुरु शिष्य थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल।
और इन्होंने, चूँकि इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है अरस्तू को, तो B.F. स्किनर ने कहा। तो ये आप देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या हो सकता है अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन में मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। यानी एक अच्छे शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, और बच्चों के व्यवहार में भी अगर आप परिवर्तन ला देते हैं तो वास्तविक रूप से आप सच्चे एजुकेशनिस्ट हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे अरस्तू और प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए अरस्तू एवं प्लेटो ने, ये दोनों का बड़ा रोल रहा है शिक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन शिक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उन सिद्धांतों का को तात्कालिक मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की थी। अरस्तू एवं प्लेटो, चूँकि कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अगर कहा जाए किसके द्वारा हुआ तो इन्हीं के द्वारा हुआ एक तरह से। तो अरस्तू एवं प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उन सिद्धांतों को तत्कालिक मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की थी। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करने वाले अगर व्यक्ति थे तो वह अरस्तू और प्लेटो ने। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा सिद्धांतों को शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़ने का काम किसने किया था, तो उसमें अरस्तू का नाम और प्लेटो का नाम सबसे सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है कब हुई। जो अभी हम जिस मनोविज्ञान को आप पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति जो है 19वीं सदी में माना जाता है, यानी 1870 के बाद ही। चूँकि 1879 में प्रथम प्रयोगशाला शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विल्हम वुंट ने किया था, जो स्विट्जरलैंड ये लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जो कि अभी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो जर्मनी में एक जगह का नाम है, और जहाँ पर ये लिपजिंग एक शहर का नाम है जहाँ पर लिपजिंग विश्वविद्यालय है, वही अभी एट प्रेजेंट कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई, यानी आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी को माना जाता है। यानी 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 से लेकर के 1899 तक का जो पीरियड होगा वह 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। इसमें किनका योगदान था, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने में किन किन विद्वानों का, किन किन मनोवैज्ञानिकों का रहा, उसमें अहम जो है पेस्टालोजी
पेस्टालॉजी का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर आपने बीएड किया है, जेबीटी किया है, तो पेस्टालॉजी का भी बड़ा योगदान रहा है। पेस्टालॉजी थे हर्बर्ट, इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 5 फॉर्मल स्टेप दिए थे। और पेस्टालॉजी का भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे हम जब आएगा उनके समय तो हम आपको बताएंगे। हर्बर्ट, पेस्टालॉजी, फ्रॉबेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रॉबेल, ये सारे जो है यूरोपियन शिक्षाविद थे। आदि यूरोपियन शिक्षाविद को माना जाता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में, क्योंकि कोई एक साल में हुआ नहीं है, अलग अलग मॉडिफिकेशन होता रहा, प्रयास होता रहा, इसलिए 19वीं सदी को मान लिया गया है। उसमें किनका योगदान रहा? महत्वपूर्ण योगदान आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में पेस्टालॉजी का रहा है, हर्बर्ट का रहा है, फ्रॉबेल का रहा है। और ये सारे जो है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय किन्हें माना जाता है। नंबर 1 में पेस्टालॉजी रहेगा, नंबर 2 में हर्बर्ट रहेगा, नंबर 3 में फ्रॉबेल रहेगा, और नंबर 4 में ऑल द एबव रहेगा। तो आपका आंसर ऑल द एबव माना जाएगा। वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात जो है कहा जाए तो वह रूसो को माना जाता है। वास्तविक रूप से अगर यह कहा जाए, वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात, यानी किनके दिमाग में ये आया कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक अलग से सब्जेक्ट बनाया जाए, ताकि जो भी टीचर बनते हैं उनको इनका नॉलेज हो और यह बच्चों के व्यवहार में, यानी उनके बिहेवियर में चेंज ला सके। तो इसकी सूत्रपात करने वाले जो महान दार्शनिक रहे हैं उनका नाम रूसो था। रूसो के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इन्हीं का शिष्य एरिस्टोटल और उनका शिष्य प्लूटो, इन्होंने शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में, या साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट में, क्योंकि पहले के विद्वान जो है कोई एक सब्जेक्ट के मास्टर नहीं होते थे, कई सब्जेक्ट के मास्टर होते थे। तो वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात करने वाले जो दार्शनिक थे, सूत्रपात रूसो ने किया था। रूसो का देखिए इंग्लिश में RUSSEAU स्पेलिंग इस तरह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका एक विचारधारा था प्रकृतिवादी विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा से यह लिया गया है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो सूत्रपात है वह रूसो ने एक विचारधारा चलाया था जो प्रकृतिवादी कहा जाता है, जिसको नेचुरलिज्म कहा जाता है। विचारधारा से इसकी उत्पत्ति हुई है और रूसो से प्रेरणा पा कर के ही, क्योंकि रूसो ने शुरू में प्रकृतिवादी सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत से प्रेरित होकर के ही पेस्टालॉजी, हर्बर्ट, फ्रॉबेल ने आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान पर
बहुत काम किया। रूसो से प्रेरित होकर पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रॉवेल ने शिक्षा मनोविज्ञान पर विशेष कार्य किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनसे प्रेरित होकर के पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रॉवेल, पेस्टालोजी, हर्बर्ट और फ्रॉवेल ने शिक्षा मनोविज्ञान पर विशेष जोर दिया, यानी शिक्षा मनोविज्ञान को विस्तार करने में इनका अहम रोल। ये तीनों जो है बहुत ही अनोखा शिक्षाविद थे। पेस्टालोजी ने ही एक कंसेप्ट दिया था, शायद आप लोग पढ़े होंगे, 3H का कंसेप्ट जो है पेस्टालोजी के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने 3P का कंसेप्ट जो है हार्वर्ड से लिया गया है। और फ्रॉवेल ने ही बाल विज्ञान, जैसे बाल उद्यान, बाल विज्ञान की स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले छोटे बच्चे के लिए जो कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उसमें फ्रॉवेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हर्बर्ट ने 5 फॉर्मल स्टेप दिया था, उसमें इनका स्टेप था प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन, असर्शन। उसी से 3P लिया गया है। यानी एक अच्छे टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड टीचर देन यू शुड नो 3P। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर लेसन प्रिपेयर्ड होगा तो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, और प्रेजेंटेशन जब अच्छा होगा तब परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 3P का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया, तो हार्वर्ड ने दिया था, और 3H का पेस्टालोजी ने दिया था, और बाल विज्ञान पर फ्रॉवेल का बहुत बड़ा इनका बाल उद्यान करके ये बनाए थे उन्होंने। उसी में छोटे बच्चे को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इनके रूस से प्रेरित होकर इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष कार्य किया, और बहुत सारे जो है चेंजेज इन्होंने लाया, माने विशेष कार्यक्रम, बहुत सारे मॉडिफिकेशन इनके द्वारा किया गया। इसके बाद जो है कुछ और विद्वान आए। जब इनका काम हुआ, इनके काम में कुछ कमियां हुई, तो और सारे विद्वान आए। उसमें गाल्टन का नाम आता है। गाल्टन, हिबिंगस, EBINGHAUS, हिबिंगस, और विलियम जेम्स, बीने का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने इंटेलिजेंस पर बहुत काम किया था। इन्होंने इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है IQ निकालने का, उस पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बल्कि कहा जाए कि जो IQ टेस्ट करने का जन्मदाता ही इनको माना जाता है। बीने लिखा जाता है। बीने और साइमन, ये दोनों शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिल करके इंटेलिजेंस पर कि अलग अलग बच्चे का IQ लेवल कैसे हम चेक कर सकते हैं, बहुत काम किया इन्होंने। बीने, गोडार्ड, गाल्टन, इबिंगस,
विलियम जेम्स और बीने और गोडार्ड, ये सारे भी मनोविज्ञान ने ये पेस्टालोजी, हार्वर्ड और फ्रॉवेल में जो कुछ कमियां रह गई उसको सुधारने का प्रयास किया और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो ये सब जो नाम है विशेष रूप से बार बार आपको आएगा, अलग अलग चैप्टर में भी इसका आएगा। पेस्टालोजी है, हर्बर्ट है, फ्रॉवेल है, गाल्टन है, एबिंगस है, बीने साइमन है, गोडार्ड है, विलियम जेम्स है, क्योंकि इनका नाम बार बार आता है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है, इसीलिए इनका बार बार नाम आता है। 20वीं सदी में कुछ और चेंजेज आए। 19वीं शताब्दी में आपने देखा कि बहुत ऐसे विद्वान हैं, विशेष रूप से फ्रॉवेल का नाम आता है, हार्वर्ड का नाम आता है, पेस्टालोजी का नाम आता है, जिन्होंने बहुत काम किया है शिक्षा, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की स्पष्ट शाखा के रूप से विकसित हो गई। 20वीं शताब्दी का मतलब है 1901 के बाद, है ना, 1901 से लेकर के 1999 तक, इस दरम्यान में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ। इसमें विशेष रूप से ईएल थॉर्नडाइक, जिन्होंने बहुत सारा के सिद्धांत दिए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट माना जाता है इनको, क्योंकि इनका योगदान बहुत रहा है और 20वीं सदी में इन्होंने बहुत सारा काम इस पर किया। उसके बाद आता है जॉन डीवी का नाम। जॉन डीवी ने ही शिक्षा के क्षेत्र में, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक फार्मूला है, इन्होंने एक एजुकेशन पर ये दिया था, डेफिनीशन दिया था। इनका कहना था एजुकेशन इज ट्रायंगुलर प्रोसेस, जो है हम ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा था, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षार्थी होता है, फिर शिक्षक होता है और उसके बाद सोसाइटी होता है, तो तीनों मिल करके एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो इस तरह से इनका इस नाम से ज़्यादा विशेष रूप से जाने जाते हैं। और 20वीं शताब्दी में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक और कई लाइब्रेरी बोल देते हैं, लेबोरेटरी बना, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया गया और अलग अलग बच्चों के व्यवहार में किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं, कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, ये सारे काम जो है इसमें इनका नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन एक अमेरिका में संस्था है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि शिक्षा मनोविज्ञान को क्यों पढ़ा जाए, क्यों टीचर के लिए ज़रूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या काम करता है। इसके बारे में जो है 1962 में B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की वह शाखा माना जो सीखने और सिखाने, यानी सीखने और सिखाने, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, उस पर बहुत बड़ा योगदान शिक्षा मनोविज्ञान का रहा है। ये B.F. स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट और ह्यूमन नेचर का मतलब मानव व्यवहार के बारे में अध्ययन करने से है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें लर्नर्स के होल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट पर अध्ययन करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी हो, यानी मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो और फिजिकल डेवलपमेंट हो। अगर कोई बहुत तेज़ दिमाग का है लेकिन शरीर से कमज़ोर है, इसका मतलब पूर्ण रूप से वह एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है। पूर्ण रूप से एजुकेशन तभी होगा जब उसका सामाजिक विकास होगा। इसीलिए चाहे
अरबपति का बच्चा हो या करोड़पति का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सभी को स्कूल जाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वहाँ सामाजिक सोशल डेवलपमेंट होता है। समाज के बीच में रह करके भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट तीनों चीज़ ज़रूरी है, जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट कहा जाता है। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का यह पहला उद्देश्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। तो सर्वांगीण विकास के लिए उसके लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स कैसा होना चाहिए, शिक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षा का नॉलेज कैसा होना चाहिए, सारे चीज़ें वह इंगित करता है और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है। अब आगे हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाते हुए पहला उद्देश्य जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य एम्स और ऑब्जेक्टिव कई उद्देश्य हैं ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला उद्देश्य है शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प टीचर्स। अब देखो शिक्षकों की सहायता कैसे करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से आपको यह पता चलेगा कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, स्मृति क्या है, विस्मरण क्या है, व्यक्तित्व क्या है, अलग अलग व्यक्तित्व कैसे होते हैं, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलता है। और अलग अलग लेवल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है यह भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से मिलता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो पहला उद्देश्य है वह शिक्षकों की सहायता करना। दूसरा है इसमें क्या है, शिक्षकों की सहायता। अब एक बच्चा है जो तेज़ बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है, एक का IQ लेवल कम है, एक का IQ लेवल ज़्यादा है। तो अलग अलग IQ लेवल के बच्चे का, या जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, कुछ जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनको कैसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ की जानकारी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमें मिलती है। दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य है उचित शैक्षिक निर्देश देना। उचित शैक्षणिक निर्देशन देना, यानी टू इम्पार्ट प्रॉपर गाइडेंस। उचित शैक्षिक निर्देशन यानी जो टीचिंग मेथड है, अब आगे पढ़ेंगे आप डिफरेंट तरह के टीचिंग मेथड। आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, या जेबीटी आप किए होंगे, या बीटी किए होंगे, तो अलग अलग टीचिंग टेक्निक के बारे में पढ़े होंगे। वह एजुकेशनल साइकोलॉजी का देन है। चूँकि उचित शैक्षिक निर्देशन, चूँकि एक प्रॉपर गाइडलाइन अगर मिलता है, कोई भी काम अगर प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू होता है तो वह काम बेहतर होता है। एक ऐसे टीचर बन जाते हैं बिना ट्रेनिंग के, उन्हें पता नहीं है बच्चे के व्यवहार को कैसे हैंडल किया जाए, बच्चे के मेंटल एबिलिटी को कैसे हैंडल किया जाए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के वास्तविक ज्ञान को रखता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है, तीसरा है उचित पाठ्यक्रम बनाना। उचित पाठ्यक्रम
to make appropriate curriculum। देखिए, करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। जो बुक के कंटेंट को पेश किया जाता है वह एक प्रकार का सिलेबस है। अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है। करिकुलम में क्या होता है, जो अदर एक्टिविटी है। आप देखिए, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, अदर एक्टिविटी पर जोर बहुत दिया जा रहा है। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। SUPW है या स्पोर्ट्स है, गेम्स है, आर्ट है, कल्चर है, ये सारे मिला करके करिकुलम का निर्माण होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान उसमें भी हेल्प करता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है उचित पाठ्यक्रम बनाना। नंबर 4 है उचित अध्यापन विधि। उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना। टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। टू प्रोवाइड प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी उद्देश्य है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं और सभी टीचिंग मेथड्स के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि उसका एक प्रॉपर टीचिंग मेथड्स का एक अलग वीडियो ही होगा कि कौन मेथड है और किस लेवल के बच्चे को किस सब्जेक्ट में। क्योंकि सभी सब्जेक्ट को एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है, अलग अलग टीचिंग मेथड का इस्तेमाल। कुछ ऐसे होते हैं टीचिंग मेथड जो कॉमन होते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं। लेकिन तो उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगर आपको प्रॉपर टीचिंग मेथड्स जानना है तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रत्येक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 है स्कूल अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना। अब देखिए यार, स्कूल अधिकारी और प्रशासक की आप कैसे मदद करेंगे टीचर होकर के, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता है तो यह जान लीजिए कि स्कूल में टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाने के अलावा भी बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे बच्चे का एनरोलमेंट किस तरह से करना है, उसका मेरिट कैसे बनाना है, रिजल्ट कैसे तैयार करना है, उसके बाद लेसन प्लान कैसे बनाना है। और चूँकि स्कूल में प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल के बहुत ऐसे काम होते हैं। आजकल तो देखो RTI का काम भी आ गया है, बहुत तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई है, जिसमें आप प्रशासक और अधिकारी को डाटा ही बनाना है कि भाई रिजल्ट एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चे हैं। मान लो एक छठी क्लास है, छठी क्लास में 1 से लेकर के 9 तक सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन के बच्चे का डाटा तैयार करना है, उसको कंपाइल करना होता है। तो उसमें आप प्रशासक स्वयं नहीं कर सकता है, अधिकारी स्वयं नहीं कर सकता है। देश स्तर पर या राज्य स्तर पर जो सर्वे निकाला जाता है, यह बताइए कि 5 से 11 साल की उम्र के कितने बच्चे हैं जिनको हिंदी आती है, कितने इंग्लिश आती है। तो इसमें भी शिक्षक जो है वह प्रशासक को और अधिकारी को मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी उद्देश्य है, टू प्रोवाइड या टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफिसर्स इन एजुकेशनल सिस्टम। तो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इसके बाद है टू हेल्प द स्कूल अथॉरिटी। इंग्लिश में लिखना चाहें अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, टू हेल्प स्कूल अथॉरिटीज़ एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके बाद छठा उद्देश्य है शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षार्थी का मतलब हो गया लर्नर, यानी जो विद्यार्थी हुआ उसी को शिक्षार्थी कहा जाता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का आप अध्ययन करते हैं, अगर उसका नॉलेज रखते हैं, तो आप व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में बच्चों की मदद कर सकते हैं। सातवां जो उद्देश्य है, सातवां अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। टू गाइड द गार्जियंस, टू गाइड द गार्जियंस। अब देखिए हम गार्जियन को कैसे मदद कर सकते हैं। गार्जियन का मतलब पेरेंट्स है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आ रहा है, या स्कूल में होमवर्क डेली नहीं कर पा रहा है, या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको कैसे गाइडलाइन करेंगे। तो पेरेंट्स को भी आप समझा सकते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है आपके घर में, ताकि बच्चा आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है पढ़ने का, या उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ के लिए, इसीलिए आजकल आप लोग जानते होंगे पीटीए जो है हर महीने होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक जो एसोसिएशन है, संगठन है, जिसके तहत हर महीने मीटिंग का प्रावधान है। और मीटिंग में बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में जानना होता है कि कौन बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है। इसके बाद आठवां जो एम्स है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का, जो आठवां एम्स है मूल्यांकन की उचित विधियों का प्रस्तुत करना। मूल्यांकन की उचित विधि को प्रस्तुत करना। मूल्यांकन का मतलब इवेलुएशन है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें बतलाती है कि कैसे हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इवेलुएशन का बड़ा महत्व है। इसके लिए कई क्राइटेरिया होता है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, एनुअली एग्ज़ाम होता है, या क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी चीज़ कैसे लिया जाए, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है इनकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह भी उद्देश्य है कि मूल्यांकन को उचित विधि को प्रस्तुत करना। अगर एक शिक्षक मूल्यांकन की उचित विधि जानता है, अब जैसे मान लीजिए आप टेस्ट पेपर बना रहे हैं, तो टेस्ट पेपर बनाते समय टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट पेपर है वह किस तरह का होना चाहिए। नॉलेज लेवल का होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना चाहिए, एप्लीकेशन लेवल का होना चाहिए, और स्किल लेवल का होना चाहिए। क्योंकि अगर यह टीचर को नॉलेज तभी हो सकता है जब वह शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। यानी 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टीचर है, भाई वीकली टेस्ट लेना है, क्वेश्चन उठाया, पेपर निकाला और उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, लेकिन वह एक बार सोचा भी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन नॉलेज लेवल का है, कौन अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, कौन एप्लीकेशन लेवल का है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञानिक हमें सिखाता है एक शिक्षक को कि मूल्यांकन की उचित विधि को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ताकि बच्चे का जो है सही ढंग से इवेल्युएशन हो सके। इसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, फिजिकल एजुकेशन। देखो, स्वस्थ शरीर में है स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा अरस्तु ने कहा था कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तभी उसका दिमाग स्वस्थ रह सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी उद्देश्य है, वह प्रत्येक बच्चे को शारीरिक शिक्षा प्रदान किया जाए। ये फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कैसे, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, ये सारी चीज़ें की जानकारी। फिजिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का मतलब आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो एक अच्छा टीचर वही है, वह वही हो सकता है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन किया हो और शारीरिक शिक्षा कैसे बच्चों को प्रदान किया जाए ताकि सारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। क्योंकि अगर स्वस्थ रहेगा तभी वह सही ढंग से पढ़ाई कर पाएगा। तो यह सब बहुत पहले, ईसा से पहले ही अरस्तु ने इस बात को कह दिया था कि शिक्षा जो है स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और नंबर 10 है समूह गतिकी को समझने में मदद करना। समूह गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिकी को समझने की कोशिश करना। समूह गतिकी का मतलब होता है, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब, देखिए बच्चे जो है, किसी भी बच्चे का अगर घर में है प्रत्येक टीचर अलग अलग आकर के पढ़ा दे तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा और उसमें काम के प्रति ललक नहीं होगी। एक ग्रुप में जब होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है, एक दूसरे में कंपटीशन होता है, सभी बच्चे चाहते हैं कि हम सक्सेस हों, सभी चाहते हैं कि हम फर्स्ट नंबर आएँ, चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो या मेंटल एक्टिविटी हो। तो यह जो है समूह गतिकी के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है और शिक्षा मनोविज्ञान में इसके बारे में चर्चा की गई है। हाँ, अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है, जो टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो कुछ मुख्य पॉइंट है जिस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत आसान होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, पहला जो है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। विकासात्मक विशेषता का मतलब होता है जो डेवलपमेंट है, अलग अलग स्टेजेज हैं, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो विशेष रूप से टीचर के लिए जो 3 अवस्थाएं होती है उस पर विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पता होगा आप लोगों को, ऐसे विशेष रूप से जब ग्राउंड डेवलपमेंट चैप्टर हम करवाएंगे तो आपको बताएंगे कि शैशवावस्था का जो पीरियड होता है 0 से 2 होता है और बाल्यावस्था का जो पीरियड होता है 2 से 8 होता है। किशोरावस्था जो है 12 से लेकर के, क्योंकि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो शैशवावस्था के बाद जो इनिशियल स्टेज होता है उसका एज अलग होता है और आगे का, यह 2 से 12 के बीच में 2 स्टेज आते हैं और इसमें 12 से 18 किशोरावस्था होता है, जिसको एडोलिसेंस पीरियड कहा जाता है। ये आपका चाइल्डहुड होता है और ये इन्फेंसी कहलाता है, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। तो विकासात्मक विशेषताओं को समझने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। दूसरा है शिक्षण के स्वरूप, जो टीचिंग का क्या स्वरूप है उसको समझने के लिए टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षार्थियों की समस्या। अलग अलग लेवल के स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं होती है और उन समस्याओं को समझने के लिए
जो है शिक्षा मनोविज्ञान का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अलग अलग लेवल के बच्चे को किस तरह से गाइड करना चाहिए, कैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान से हमें मिलती है। नंबर 4 है शिक्षार्थियों के व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जितने भी बालक हैं, कुछ बालक, सभी बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती है। उनके विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए भी कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, इसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से हमें पता चलता है। इसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको सकारात्मक भी आप कह सकते हैं। सकारात्मक मनोवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करके अगर टीचर पढ़ाता है क्लास में तो उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और वह यह नहीं कह सकता है, अगर वास्तविक में शिक्षा, चूँकि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी बालक होते हैं, सभी बालकों में अलग अलग क्वालिटी होती है और उनके क्वालिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करें और कैसे सॉर्ट आउट करें और कैसे उसकी समस्या का समाधान करें, यह शिक्षा मनोविज्ञान हमें बतलाती है। इसके बाद है प्रभावी शिक्षण विधियों। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में करीब सैकड़ों ऐसी विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स दिए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करके टीचर इफ़ेक्टिव टीचिंग करा सकता है और बच्चे को उसका 100% लाभ मिल सकता है। तो प्रभावी शिक्षण विधियों के लिए भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करना जरूरी है। पाठ्यक्रम का निर्माण, करिकुलम, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, जो करिकुलम का निर्माण होता है उसमें सिलेबस और अदर एक्टिविटी को मिला करके बनाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान स्टूडेंट के लेवल, स्टूडेंट की अवस्था को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होता है। अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड, जिसे कई तरह के बच्चे होते हैं। कुछ जो जनरल बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, जिसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाता है, जिसका आईक्यू लेवल 0 से 20 या 0 से 50 के करीब होता है। उन बच्चों का अध्ययन करने के लिए, या जो विकलांग बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनको अब विकलांग नहीं कहा जाता है, उनके लिए नया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने नए वर्ड के उसको कहा जाता है। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, विकलांग, उनको दिव्यांग कहा जाता है। वैसे बच्चे को दिव्यांग कहा जाता है, माने उनका अंग दिव्य है, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो भी है उसको वह समस्या नहीं समझ करके उनको वह वरदान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अनुसार देखिए, चाहे ओलंपिक गेम में पारा ओलंपिक होता है जो फिजिकली चैलेंज के लिए होता है, बिना हाथ पैर के भी वो पानी में तैर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो यह उनके लिए, वैसे बच्चे के अध्ययन करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्व है। इसीलिए अब वादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन करने में शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल होता है। इसके बाद समूह गतिकी, जिसको ग्रुप डायनामिक्स कहा जाता है। ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है कि समूह में बच्चे को किस तरह से एक दूसरे के प्रति स्पर्धा करके अधिक से अधिक उनका विकास किया जा सकता है। इसीलिए टेस्ट होता है। जो टेस्ट लिया जाता है, अगर कोई बच्चा 100 में 95 ला रहा है, कोई बच्चा 50 ला रहा है, तो जो 50 ला रहा है उस बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है कि बेटे इस बार 50 आया है, अगले बार तुम 60 ला सकते हो, 70 ला सकते हो, तुम बेटर कर सकते हो। तो इसके बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसके बाद शोध कार्यों में रिसर्च, चूँकि एक रिसर्च का विषय होता है। आज देखिए विज्ञान के क्षेत्र में इतना जो तरक्की हुआ है, उसमें कहीं न कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का भी अहम रोल रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से ही, जैसे बच्चे बहुत ऐसे टीचिंग मेथड्स का, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड या क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, नए नए आविष्कार कर लेते हैं छोटे उम्र में, या कविता लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं, या मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं,
तो इसमें भी शोध कार्यों में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। तो ये 10 पॉइंट है। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में यही दिया रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है नंबर 1 में पाठ्यक्रम का निर्माण में, दूसरा व्यक्तिक विभिन्नता में, तीसरा शिक्षार्थियों की समस्या में, फोर्थ ऑल द अबव, तो हमारा ऑल द अबव होगा। या आपको ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है जो निगेटिव हो और 3 पॉजिटिव हो, तो निगेटिव को ढूंढना होगा। तो अगर शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में आप जानते हैं तो आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका कहाँ कहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का किन किन क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है, जो कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर हैं, एक तरह से समझिए। पहला है वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। चूँकि शुरू में सिगमंड फ्राइड का इसमें बहुत बड़ा रोल था, सिगमंड फ्राइड का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वंशानुक्रम के अध्ययन में इसका कार्य क्षेत्र है कि किस तरह से अगर पेरेंट्स उनके अच्छे हैं, अच्छे माहौल में पेरेंट्स रहे हैं, अगर वह इंटेलिजेंट हैं, तो यह संभावना होती है कि 95% केसेस में उनके बच्चे भी तेज होंगे, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होगा। दूसरा है विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगला वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा किस तरह से बच्चों में कर्म दर कर्म विकास होता है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि कितना सीमित है और विकास जो है डेवलपमेंट को कहा जाता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब हम आदमी 0 से लेकर के 60 साल तक कुछ न कुछ सीखते रहता है और उसका मेंटल डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ जो है एक सीमित दायरा है, जैसे शरीर का विकास है। 18 साल के बाद आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ने वाली नहीं है, मोटापा बढ़ जाएगा, लेकिन जितना हाइट बढ़ना है उतना ही हाइट रहेगा। चाहे आपका टीथ का डेवलपमेंट हो या आपके शरीर के अंगों का डेवलपमेंट हो, 18 तक में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन विकास जो है दर दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में भी अध्ययन करता है। इसका कार्य क्षेत्र है व्यक्तित्व के बारे में। पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्सनालिटी के बारे में भी ये अध्ययन करता है और कितने तरह की पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, व्यवहार में परिवर्तन करके किया जा सकता है। इन सारे का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। पहले भी आपने देखा इसके शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पाठ्यक्रम का निर्माण में और पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाए, स्टूडेंट के लेवल को ध्यान में रख करके बनाया जाए, यह इसका कार्य क्षेत्र है। शिक्षण विधियाँ, डिफरेंट तरह के टीचिंग मेथड्स को बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान का अहम रोल रहा है। और वह टीचिंग मेथड अलग अलग सब्जेक्ट में कौन कौन से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत में। अपवादात्मक बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में भी स्टडी करता है, यह इसका कार्य क्षेत्र है। क्योंकि एक्सेप्शनल चाइल्ड को पढ़ाना टीचर के लिए बहुत ही चैलेंज होता है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको ग्रहण करना, यह इसका कार्य क्षेत्र है। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, हमारे वीडियो पीछे लिंक में आप देखेंगे, शुरू में हमने बनाया था लर्निंग पर। लर्निंग क्या है, लर्निंग से हमें क्या मिलता है, लर्निंग का क्या महत्व है, लर्निंग का कार्य क्षेत्र क्या है, लर्निंग के क्या सिद्धांत है। उसमें E.L. थॉर्नडाइक ने लर्निंग के कई थ्योरी दिए थे, नियम भी दिया था, उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद लर्निंग कर्व के बारे में भी बताया था। उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा लर्निंग आपका क्लियर हो जाएगा। तो लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम नियंत्रित रख सकते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, IQ लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। निर्देशन एवं गाइडेंस, काउंसलिंग और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यह शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसके माध्यम से
जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में होता है सबसे ज़्यादा परेशानी उसी पीरियड में होता है। उसको कैसे निर्देशन करना है, कैसे परामर्श देना है ताकि गलत रास्ते को नहीं अपनाए, सही रास्ते को अपनाए, तो इसका भी यह इनका कार्य क्षेत्र है। मापन है मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, क्योंकि किसी भी बच्चे का हम मेजर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का कई तरीका है, ओरल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ के बारे में जो है शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शुरू से अंत तक वीडियो देखें और उन स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो डिफरेंट तरह के सी-टेट या एच-टेट या आर-टेट या बी-टेट या झारखंड का टेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, या DSSB का एग्ज़ाम दे रहा हो, या KVS का एग्ज़ाम दे रहा हो, या लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहा हो। सभी एग्ज़ाम में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।